जय हिंद बच्चों, आज हम फिजिक्स में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 एरर्स इन मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे। इन्हें हिंदी में मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक। और इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को अपन बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ट्रू वैल्यू के जितना कोई ऑब्जर्वेशन क्लोज होगा उतनी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर इस वीडियो में अपन देख रहे हैं कि एक जो आर्चर है वो 3 बार एक ही साथ एक ही पॉइंट पर जो उसका डिजायर्ड पॉइंट है उस पर हिट कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि आर्चर की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो अब एक्यूरेसी को अपन डिग्री ऑफ क्लोजनेस से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब अपन लोग एक और पॉइंट लेते हैं जो है प्रिसीशन होता है जब हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को कितनी रिजोल्यूशन लिमिट उसकी लेते हैं, कितना प्रिसाइसली उसको नापते हैं, उसे उसका प्रिसीशन कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक नोन क्वांटिटी ली है। इस नोन क्वांटिटी का वेट मुझे मालूम है। अब इसका मैंने वेट निकाला। जब मैं इसका वेट निकालता हूँ तो फर्स्ट टाइम में इसका वेट निकलता है एक अलग मशीन से 50.24, दूसरी बार निकलता है 50.28, तीसरी बार निकालने पे इसका वजन निकलता है 49.9। अब हम इसी पे नोन वेट का फिर से एक बार वेट निकालते हैं तो हमें जो वेट मिलता है वो मिलता है 44.259, दूसरी बार मिलता है 43.259 और तीसरी बार मिलता है 44.444। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशंस में अपन देख सकते हैं कि जो पहला वाला जो अपने ऑब्जर्वेशन थे जो अपने फर्स्ट वेइंग मशीन से निकाला था वो 50 केजी के आसपास है। तो अपन बोल सकते हैं कि उस वेइंग मशीन की जितनी भी रीडिंग है वो एक्यूरेट है। और दूसरी रीडिंग में अगर आप देखें तो दूसरी रीडिंग में 44 पॉइंट समथिंग के जो आप आसपास देख रहे हैं, ये जो रीडिंग है ये एक्चुअल रीडिंग के क्लोज नहीं है, लेकिन इसमें एग्जैक्टनेस ज़्यादा है क्योंकि ये 0.000 मतलब ये ग्राम्स को भी कैलकुलेट कर रही है प्रिसाइजली। 3 डेसिमल्स तक ये क्या कर रही है, अपन को वैल्यूज दे रही है। तो अपन बोलेंगे सेकंड रीडिंग क्या है, प्रिसाइज्ड है। जैसा कि आपने देखा ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू में अपन लोग को थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। तो ये ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू में डिफरेंस जो आया है, इस डिफरेंस को ही अपन एरर या त्रुटि कहते हैं। ये त्रुटि बहुत सारे कारणों के कारण हो सकती है। जैसे कभी इंस्ट्रूमेंट खराब है अपना, कभी हम अच्छे से नहीं निकाल रहे हैं, इसीलिए हम इन त्रुटियों के प्रकार देखेंगे। अब उनके प्रकार देखते हैं। सबसे पहले इसका प्रकार होता है सिस्टमैटिक एरर यानी क्रमबद्ध त्रुटियां या सिस्टमैटिक एरर को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपन लोग। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा इम्परफेक्शन इन टेक्निक और तीसरा पर्सनल एरर। सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इस इंस्ट्रूमेंटल एरर में आप देख सकते हैं जैसा कि इस इंस्ट्रूमेंट में आप देखते हैं इसका जो पॉइंटर है वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन से थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड है। तो इससे हम कभी भी रीडिंग निकालेंगे तो हमें या तो वो रीडिंग ज़्यादा देगा या फिर रीडिंग हमेशा कम देगा। तो इससे हम एग्जैक्ट रीडिंग निकाल नहीं सकते। इस टाइप के एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। दूसरी एरर इम्परफेक्शन एरर जो होती है वो गलत टेक्निक के कारण होती है। जैसा अगर हम बच्चे का बॉडी टेम्परेचर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जैसा अपन को मालूम है बच्चे का बॉडी टेम्परेचर अगर 97 फ़ारेनहाइट या उससे ऊपर होता है तो हम कहते हैं बच्चे को फीवर है। लेकिन ये टेम्परेचर किसका है, ये बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है जो थर्मामीटर को जब अपन ज़ुबान के नीचे रखते हैं वो उसमें कैलकुलेट करते हैं, तब हम लोगों को 97 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मिलता है। लेकिन अगर अपन वैसा ना करके बच्चे के आर्म पिट में थर्मामीटर रखें और फिर टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे तो हमें हमेशा 97 से कम टेम्परेचर ही मिलेगा। तो हम अगर आर्म पिट के टेम्परेचर को अगर अपन 97 से कंपेयर करके बोले बच्चे को बुखार नहीं आ रहा है तो अपना ऑब्जर्वेशन या अपना मेथड क्या है, गलत है। तो ये एरर्स ऐसी एरर्स होती हैं जो टेक्निकल एरर के कारण होती है। इसे अपन इम्परफेक्शन इन टेक्निक भी कहते हैं। और अगली एरर है अपनी पर्सनल एरर्स ऐसी एरर्स होती हैं जो ज़्यादातर अपनी खुद की गलतियों के कारण होती है। जैसे हमको
अपना जब भी रीडिंग लेनी चाहिए वो परपेंडिकुलर रीडिंग लेनी चाहिए, अपनी आइज़ को परपेंडिकुलर सेट करके रीडिंग लेनी चाहिए। लेकिन अपन ऐसा ना करके कभी अगर धोखे से लेफ्ट या राइट में रीडिंग लेते हैं तो हमको वहाँ पे रीडिंग्स से थोड़ी सी हट के रीडिंग्स मिलती हैं, एक्चुअल रीडिंग से थोड़ी सी हट के रीडिंग मिलती हैं, जिसे हम पैरेलैक्स एरर भी कहते हैं, जो अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था। अब सिस्टमैटिक एरर के साथ जो दूसरा टाइप मैंने बताया था आपको, वो था रैंडम एरर। रैंडम एरर वो एरर्स होते हैं जो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होते, वो हमेशा क्या होता है किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, कभी वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कभी नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये एरर्स ज़्यादातर फिजिकल चेंजेस के कारण होते हैं। जैसे अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ लाइट से रिलेटेड और अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन के कारण अगर कोई एरर आ रहे हैं तो उसको अपन रैंडम एरर की कैटेगरी में डालते हैं। अब इन दो एरर्स के अलावा भी एक एरर होता है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर जो होता है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की वजह से होता है, इसे अल्पतमांक त्रुटि भी कहते हैं। अब ये एरर, जो एरर की बात कर रहे हैं लीस्ट काउंट एरर जैसा मैंने आपको बताया, ये एरर ये डिवाइस के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। जैसा कि अगर अपन से कहा जाए कि एक वर्नियर कैलिपर्स से आप 2.333 सेंटीमीटर वैल्यू को निकालिए, तो अपन इससे इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, इसलिए हम उससे इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अल्पतमांक त्रुटि या लीस्ट काउंट एरर को कम करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, हम उस डिवाइस का, उस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन बढ़ा दें। जैसे वर्नियर कैलिपर्स की जगह अगर अपन स्क्रू गेज का यूज़ करके उस वैल्यू को निकालेंगे तो वो ईजिली अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं हम इसको एरर्स को किस तरह कैलकुलेट करें। तो एरर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, जिसे हम निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होती है, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब अपने आगे क्वेश्चन आता है, ये ट्रू वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू मतलब जितने भी अपन ने ऑब्जर्वेशंस निकाले हैं उन ऑब्जर्वेशन की मीन वैल्यू को अपन ट्रू वैल्यू कहते हैं। हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं वो है A1, A2, A3 डैश AN, तो उसका मीन होगा A मीन इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश AN अपॉन N। अब एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होगा ऑब्जर्वेशन माइनस मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू। तो डेल A1 इक्वल्स टू AM माइनस A1, डेल A2 इक्वल्स टू A2 माइनस AM डैश AN इक्वल्स टू AN माइनस AM। अब हम इस एरर का भी मीन निकालेंगे तो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि हमेशा जो एरर का जब हम मीन निकालेंगे तो एरर्स को पॉजिटिव में ही रखेंगे। इसलिए हम यहाँ पर सभी एक्सप्रेशन में, इसलिए हमने यहाँ पर मॉड्यूलस का यूज़ किया हुआ है। तो डेल A मीन इक्वल्स टू डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डैश प्लस डेल AN अपॉन N। तो और जो अपना फाइनल रिजल्ट होगा, वो होगा A इक्वल्स टू AM प्लस माइनस डेल AM। अगर हमें कहा जाए एब्सोल्यूट एरर के साथ साथ रिलेटिव एरर निकालने के लिए भी कहा जाए, जिसे हम आपेक्षिक त्रुटि भी कहते हैं, उसको निकालने के लिए हम एरर को, जो अपनी एरर आई है उस एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो हमें आपेक्षिक त्रुटि या रिलेटिव एरर मिलती है। और अगर हमें परसेंटेज एरर निकालने को कहा जाए तो हमें रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करते हैं। इन सभी के आपको मैंने फॉर्मूलेस दिखा दिए हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा, हम लोगों को 5 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं क्वेश्चन में, जो एक सिंपल पेंडुलम के ऑब्जर्वेशन है। एक टाइम पीरियड्स हैं। पहला टाइम पीरियड है 2.63 सेकेंड्स, दूसरा 2.56 सेकेंड, तीसरा 2.42 सेकेंड्स, चौथा 2.71 सेकेंड और आखिरी 2.80 सेकेंड्स। अब सबसे पहले अपन निकालेंगे कि इस जो ऑसिलेशन है उसका ट्रू टाइम पीरियड क्या है। तो अपन ने पढ़ा था ट्रू टाइम पीरियड निकालने के लिए अपन निकालते हैं इन सभी वैल्यूज का मीन। तो अपन लोग मीन निकालने के लिए सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच आर 5। इतना करने के बाद अपन इन सब वैल्यूज को टोटल करेंगे।
टोटल करके इसका रिजल्ट आएगा 13.12/5। इसको सॉल्व करने पे अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.624 सेकेंड, 2.624 सेकेंड्स। 2.624 सेकेंड्स आया है, बट अप टू 2 डेसिमल्स वैल्यू ली थी, तो हम इसको भी क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। और राउंड ऑफ करने पर हम ऑब्जर्व करेंगे TM इक्वल्स टू 2.62 सेकेंड्स। तो ये जो रीडिंग है इसको हम मानेंगे एक्चुअल रीडिंग। एक्चुअल रीडिंग मानने के बाद यहाँ पर अपन सबसे पहले अब निकालेंगे सभी इंडिविजुअल रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर में सबसे पहले निकालते हैं अपन एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट रीडिंग का। तो उसको अपन लिखेंगे del T1, फर्स्ट रीडिंग है del T1, तो ऑब्जर्व रीडिंग माइनस ट्रू रीडिंग। ऑब्जर्व रीडिंग इज 2.63 माइनस ट्रू रीडिंग इज 2.62। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 0.01 सेकेंड्स। del T2 सेकेंड, अपन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 2.56 माइनस 2.62। ऐसा सॉल्व करने पर अपने पास आंसर आएगा माइनस 0.06 सेकेंड्स। थर्ड रीडिंग del T3 वापस ऑब्जर्व्ड विच इज 2.42 माइनस ट्रू वैल्यू 2.62। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस 0.20 सेकेंड। नेक्स्ट del 4 निकालते हैं, del T4 में अपन ये वैल्यू लेंगे 2.71 माइनस अपनी मीन वैल्यू 2.62। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे वी वुड गेट 0.09 सेकेंड एंड लास्ट इज 2.80 माइनस 2.62। इसको सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 0.18 सेकेंड्स। तो ये अपने कुछ आए एब्सोल्यूट एरर्स। अब एब्सोल्यूट एरर्स के बाद अपन लोग निकालते हैं इसकी मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में हम इन सारे एरर्स को ऐड करेंगे और उसको मॉड्यूलस में लिखेंगे। इतनी रीडिंग निकालने के बाद अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम सभी इंडिविजुअल, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका था, सभी इंडिविजुअल रीडिंग्स का हम मॉडुलस लेते हैं और उसका मीन निकालते हैं। तो यहाँ पे अपन ने सभी जो अपने पास रीडिंग थी del T1, del T2, del T3 और del T4, del T5 अपन ने लिया, उनका मॉडुलस देके अपन ने इसको 5 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18। इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा del TM इक्वल्स टू 0.54/5। जब इसको हम अब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.108, जिसको वापस हम 2 डिजिट्स में, क्योंकि हम देखो हमारे सारे ऑब्जर्वेशन हमको 2 डिजिट्स में लिए थे, इसलिए हम इसको फिर से राउंड ऑफ कर देंगे। तो राउंड ऑफ करने से हमारे पास del TM मिल जाएगा हमें 0.11 सेकेंड्स। ये हमारे पास आ जाएगा इसका टाइम पीरियड में जो हमारा एरर था, मीन एब्सोल्यूट एरर, वो मिल गया। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद हम निकालते हैं इसका रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला अभी आपको याद होगा, रिलेटिव एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल टाइम। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल टाइम। तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपन ने यहां से निकाला 0.11, 2.62, इससे इसको डिवाइड करेंगे। निकालने के बाद अपन ने एक और टर्म यूज किया था, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर तो बहुत इजी है, जब भी अपन रिलेटिव एरर निकालते हैं और रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, इट वुड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स टू परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए परसेंटेज एरर इक्वल्स टू
0.11 बाय 2.62 इंटू 100। अब ऐसा करने के बाद जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा नियरली 4% हमारा आंसर आएगा। तो ये वो जो न्यूमेरिकल था उसका आंसर। इस तरह से हम अपना एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालते हैं। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब अगर अपने पास कोई दो क्वांटिटीज दी गई हैं जिनके बीच में एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके किस प्रकार हम एरर को कैलकुलेट करें, वो अपन लोग आज सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग मानते हैं अपने पास दो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, a प्लस माइनस डेल a और दूसरा ऑब्जर्वेशन अपने पास है b प्लस माइनस डेल b, और हमें इसका एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए हमें सबसे पहले इनके जो ट्रू वैल्यूज हैं उनको लेना चाहिए, मतलब a प्लस बी, इनको अपन लोग डायरेक्टली ऐड कर देंगे। अब अपन बात करते हैं कि इनकी एक्चुअल में एरर्स की, तो अपन लोग निकालेंगे अब मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने के लिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं डेल z विच इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल a प्लस माइनस ऑफ डेल a प्लस एंड प्लस माइनस ऑफ डेल b। तो अगर जब अपन इसकी वैल्यू को लिखते हैं तो z जो होगा अपने पास, जो एक्चुअल में रिजल्टेंट z जो होगा वो होगा a प्लस b का कॉम्बिनेशन प्लस माइनस जो हमारे पास एरर आया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम किसी भी दो क्वांटिटीज जिसके अंदर थोड़ा सा एरर है और उसकी नेट एरर अपन को एडिशन में निकालनी है, तो हम उसकी एरर्स को अलग ऐड कर देंगे और उसमें जो ट्रू वैल्यूज है उनको अलग ऐड कर देंगे। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं। अगर हम ये सेम दो डाटा लेते हैं, a प्लस माइनस डेल a और a प्लस माइनस डेल b, ये सेम दो ऑब्जर्वेशंस हैं। अब ये सेम ऑब्जर्वेशंस को अपन लोग सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए अपन कैसे करेंगे, z इक्वल्स टू a माइनस b, मतलब जो ट्रू वैल्यूज हैं, जो मेन वैल्यूज हैं, उनको अपन लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। और मैक्सिमम पॉसिबल एरर इस केस में भी निकालने के लिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने के लिए यहां पर वापस हम दोनों ही केसेस में हम यहां पर इसको ऐड ही करेंगे। तो अपन को याद रखना है, और अगर अपन रिजल्टेंट इसकी वैल्यू लिखेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू z डबल डैश वुड बी इक्वल्स टू a माइनस b प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b। अब इन दो फॉर्मूलेस के बेसिस पे जो हमने पढ़े हुए हैं, हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप इस न्यूमेरिकल में देख रहे हैं, हमें दो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। T1 जो है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर एरर है, और दूसरा टेम्परेचर दिया 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर एरर है। अब हमें बोला गया है इन टेम्परेचर्स का टेम्परेचर डिफरेंस निकालिए। टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, T2 माइनस T1 विच वुड बी द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू ऑब्जर्वेशन। अब इसको टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए अपन लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा, z डैश इक्वल्स टू a माइनस b प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b। इसको जब फॉर्मूले को यूज करेंगे तो यहाँ पे हम a की जगह 50 रख लेते हैं, तो ये आएगा 50 माइनस b की जगह अपना आ जाएगा 20 प्लस माइनस एरर्स। जब अपन देखते हैं दोनों में एरर्स बराबर ही हैं, तो दोनों का रखेंगे 0.5 प्लस 0.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.1 एरर आ जाएगा अपना। दैट डैश की वैल्यू हमारी आ जाएगी 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.1 जो अपना एरर है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रिलेटिव एरर निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो है डेल z अपॉन z इक्वल्स टू डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। इस फॉर्मूले के यूज करके हम किसी भी
वैल्यू जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रहा है एरर में, एरर के साथ अगर कोई ऑब्जर्वेशन हो उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रहा है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पर हमें करंट और पोटेंशियल की वैल्यूज दी गई हैं। पोटेंशियल की वैल्यू हमको दी गई है 100 ± 5 वोल्ट और करंट की वैल्यू अपन को दी हुई है 10 ± 0.2 एम्पियर। अब हमें यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने अभी पढ़ा था। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन को मालूम है del z अपॉन z इक्वल्स टू del a अपॉन a प्लस del b अपॉन b। यहाँ पे हमको निकालना है इसमें एरर, परसेंटेज एरर कितना है। तो परसेंटेज एरर कब निकाल सकते हैं, जब हमें रिलेटिव एरर मालूम हो तो अपन इजीली परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग सबसे पहले परसेंटेज एरर निकालने के लिए सबसे पहले अपन इस z की वैल्यू मतलब मीन वैल्यू निकाल देते हैं जो हमको चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू। यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V/I, ओम्स लॉ से हमको मालूम है ये, और क्वेश्चन में भी गिवन दिया हुआ है अपन को। V की वैल्यू यहाँ पर है 100 और I की वैल्यू यहाँ पर है 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 10 ओम। अब हम वापस इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। डेल z को हम रिप्लेस करेंगे अब डेल r से, डेल r अपॉन r इक्वल्स टू डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। डेल आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसको डेल आर को डेल आर लिख देते हैं। आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो अपनी 10 है इक्वल्स टू, अब हम यहां से देखते हैं डेल ए अपॉन ए। डेल ए इज एरर इन करंट अपॉन मीन वैल्यू ऑफ करंट प्लस डेल बी इज एरर इन वोल्टेज अपॉन मीन वोल्टेज। अब अगर हमें कहा जाए इसमें परसेंटेज एरर निकालने के लिए तो हमें क्या करना है, डेल आर अपॉन आर या डेल आर बाई 10 का परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम इसके साथ भी क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करने पर अपना आ जाएगा 0.02 प्लस 0.05, और जैसे ही हम इसका 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा डाटा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम परसेंटेज एरर निकालेंगे तो परसेंटेज एरर हमारा डेल आर अपॉन आर जो 10 जो है वो आर की वैल्यू है निकालेंगे तो ये अपनी वैल्यू आएगी अपनी 7%। तो ये होगी अपनी परसेंटेज एरर निकालना। अब एरर्स के बाद अब हमारा नया टॉपिक जो है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसे हम सार्थक अंक हिंदी में कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के 7 रूल होते हैं। इसका पहला रूल होता है जितने भी नॉन जीरो टर्म्स हैं जैसे 2, 3, 4, 5, जितने भी नॉन जीरो टर्म्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी जीरो यहाँ पर नहीं है तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दूसरा, अगर कोई जीरो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट ही काउंट करेंगे। जैसे 2, 0, 3, 4, 5, यहाँ पर जीरो जो है वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में है, इसलिए हम इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हुए बताएंगे यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे नंबर्स की जिनमें 1 से छोटी वैल्यूज होती हैं, जैसे 0.0045। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं जब 1 से छोटी वैल्यूज होती हैं तब हम अपनी सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले के जितने भी जीरोस होते हैं सबको एलिमिनेट कर देते हैं और जो नॉन जीरो नंबर्स होते हैं उसी को सिग्निफिकेंट डिजिट मानते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं यहाँ पे हमको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट मिलेंगी। अब ज़्यादातर फिजिक्स में हमको साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज मिलती हैं, जैसे 2.45 × 10⁻⁻। यहाँ पर हम
एक्सपोनेंट और पावर्स से कभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स को डिसाइड नहीं करेंगे, हम हमेशा सिग्निफिकेंट डिजिट डिसाइड करेंगे अपने बेस नंबर्स से। तो यहाँ पर अपन देखेंगे नॉर्मली, यहाँ पर हमको सिग्निफिकेंट डिजिट जो दिखेंगे वो कितने दिखेंगे, 1 2 3, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। फिफ्थ रूल, अगर किसी नंबर में डेसिमल के बाद कितने भी जीरोस हों, उन सब जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 2.4000, तो यहाँ पर हम इन सभी जीरो को सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कैलकुलेट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, सो वी कैन से दैट हियर वी हैव 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नेक्स्ट, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें कभी किसी कांस्टेंट टर्म का सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालने को कहा जाए, तब उसका सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि वहां पे हमको याद रखना होता है, जैसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड विच इज स्पीड ऑफ लाइट एंड अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो यहाँ पर इसकी अगर हमको सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने को कहा जाए तो इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट हमेशा इन्फिनिटी होती है। इसकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट अगर हम देखेंगे तो हमको 1 दिखेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी कांस्टेंट नंबर, जैसे मैंने बताया पाई एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी अगर सिग्निफिकेंट डिजिट से आपको पूछा जाए तो हमारा आंसर यहाँ पर भी इन्फिनिटी ही होगा। 7th रूल है, इसमें अगर कोई अपने पास डिजिट दी गई है कि मेरे पास नंबर है, इसमें अगर टर्मिनेटिंग डिजिट्स मतलब किसी नंबर के लास्ट में अगर जीरोस आते हैं, लास्ट जीरोस को अपन लोग क्या करते हैं, टर्मिनेट करके अपन सिर्फ जो नॉन जीरोस होते हैं उन्हीं को सिग्निफिकेंट डिजिट मानते हैं। इसलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट अपने पास कितनी आई, 3। ये अपना हुआ कंप्लीट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बच्चों, आप सभी बच्चे अपने एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा।